हेलो एवरीवन, आज हमारा स्टेट का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा और कल हमने जितना भी पढ़ा था उसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे। इसमें डिफेक्ट्स, मिरर इंडिसेस हम पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज आपके यूपीपीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एमपी एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो ये ना सोचे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत काफ़ी इजी हैं। एंड उसके अलावा हमें थोड़ा सा अपना पढ़ाई थोड़ी एक स्टेप आगे ही करके चलनी चाहिए, ताकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हम एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम वाले दिन तो हमारा कॉन्फिडेंस और हम काम कितने हैं यही मैटर करता है, क्योंकि पढ़ाई तो हम उस दिन नहीं करते, पढ़ाई हमारी पुरानी काम आती है। बट कॉन्फिडेंस तो हम पढ़ाई के दौरान ही डेवलप करें तो हमारा यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हम पढ़ चुके थे, इसके अलावा ये सब क्रिस्टल वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है पैकिंग एफिशिएंसी से हम स्टार्ट करते हैं। सो मिरर इंडाइसिस, आप तो ये मिरर इंडाइसिस नहीं है, अभी मिरर इंडाइसिस हम आगे बढ़ेंगे। इसमें फिर आगे स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि मेन आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा एफसीसी की होती है, उसके बाद आपकी बीसीसी की होती है एंड फिर सिंपल क्यूबिक एंड डायमंड की होती है। ओके, अब इसके अलावा आपका ये ब्रैग्स लॉ जो कि आप क्लास 8 से ही पढ़ते हैं, आपका जिस तरीके से आपका ऐसे इंसिडेंट एरिया आता है और ये रिफ्लेक्शन होता है 80 एंगल इस टाइप को, तो इससे जो आपका ये फार्मूला बनता है 2d sin थीटा अपॉन 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है। एंड आप फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इसमें डी की वैल्यू पुट करना है। अब डी क्या होता है? डी आपका होता है डिस्टेंस। डी का ये फार्मूला होता है। अब इसमें ये वैलिड किसके लिए होगा? आप अगर आपका क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक, कल मैंने आपको बताया था क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इन तीनों के लिए आपके ये जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो जब ये 90, वैसे तो हर जो 7 क्रिस्टल है उसमें ये अप्लाई होगा, बट इन तीनों के केस में डी की वैल्यू ये अप्लाई होगी। तो फिर अब जब आप देखेंगे, और मोस्टली आपको यही तीनों पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मेन, ये एंड ये। ठीक है, फिर इसमें कुछ ये क्या कर दिया गया है, इसकी में डी की वैल्यू पुट कर दी गई है, यहाँ से ये डी की वैल्यू पुट की गई है, फिर ये फार्मूला बनाया गया है एंड उसके बाद फिर इसका स्क्वायर कर दिया गया है, जो के की वैल्यू यहाँ पे आएगी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a, इसकी जगह के रख दिया गया है। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये और बस इतनी बात इसमें याद रखनी है। एंड अब हम पढ़ते हैं मिरर इंडाइसिस। ओके, यहाँ से मिरर इंडाइसिस स्टार्ट होती है आपकी। मिरर इंडाइसिस क्या होता है? ये मिरर इंडाइसिस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरसेप्ट ऑफ फेस के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको इस तरीके से कोई इंटरसेप्ट दे रखा होगा, उसमें उसका मिरर इंडाइसिस पूछेगा। तो मान लीजिए आपको ये मिरर इंडाइसिस दे रखा है 2, 3a और ये दिया हुआ है, फिर वो आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा है मिरर इंडाइसिस। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ना, इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि 2 है, 3 है एंड 1 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल करना होता है 1/2, 1/3 एंड 1/1। अब ये चीज़ आपकी नोट करने वाली है कि मिरर इंडाइसिस आपका कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा और कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो इसके फ्रैक्शन को फिर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका फ्रैक्शन हट जाए। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3, 2 एंड 6 आ जाएगा। तो इसका जो मिरर इंडाइसिस निकलेगा 3, 2 और 6। ठीक है, तो ये आपका मिरर इंडाइसिस निकल आया, ये पूरा कैलकुलेट हो रखा है। ठीक है, इसी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन दिए हैं, आप कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ये जब आपको दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे जैसे इसका 2 है, फिर उसके बाद माइनस का 3 है और माइनस का 3 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो रह जाएगा ना इंटरसेप्ट में। वो इंटरसेप्ट से जब आप मिरर इंडाइसिस में जाएंगे तो माइनस तब भी रह जाएगा। तो माइनस को माइनस नहीं लिखेंगे, मिरर इंडाइसिस को जब मेंशन किया जाता है तो जो माइनस होता है उसको बार के ऊपर आ जाता है इस तरीके से। अगर -2 है तो -2 का बार हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। और नेक्स्ट अब आप पढ़ते हैं शॉर्टकट इफेक्ट्स। अब हम जितने भी क्रिस्टल हम कल पढ़ रहे थे कि रॉक सॉल्ट है या फिर
एंटीफ्लोराइट है, इस तरीके के, तो उनमें कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं ना क्रिस्टल में। तो उस तरह वो डिफेक्ट में हम पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फेज ले रखा है किसी क्रिस्टल का, जिसमें कॉर्नर पे भी हैं और एजिस पे भी हैं इस तरीके से। तो ये कोई अरेंजमेंट आपको दे रखा है। ये आप ये मान सकते हैं जैसे आपके घर का या फिर आप जहाँ पे भी रहते हैं गांव या शहर में, तो ये पूरा एरिया है। ठीक है, इस एरिया में मान लीजिए इसमें ये भी, यहाँ पहले क्या था, ये पूरा प्लस था यहाँ पे, और ये माइनस यहाँ पे, एक सेकेंड रेज कर दो, ये प्लस था, ये प्लस था आपका, और ये अरेंजमेंट था आपका। ठीक है, अगर आपका यहाँ से ये पूरा अरेंजमेंट है और इसमें मान लीजिए ये वाला, ये आपका इरेज यहाँ से गायब हो गए 2 एलिमेंट्स, तो आपका क्या हुआ, मैंने आपको बताया ये पूरा एरिया है, आपका गांव है। ठीक है, अगर इसमें से 2 लोग निकल के चले गए, ठीक है, तो ये एरिया में वॉल्यूम में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ पे मास तो डिक्रीज़ हो गया, जब 2 लोग यहाँ से गए हैं तो मास डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है। अब डेंसिटी आप देख सकते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में कोई इफेक्ट हुआ नहीं पर मास डिक्रीज़ हो गया 2 लोगों के जाने के कारण, तो डेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। जब मास डिक्रीज़ हुआ तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज़ होगी, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट होता किस किस में है। शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए आप क्या, अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकला है तो उसे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और न्यूट्रल होगा ये। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका मान लीजिए पॉजिटिव आयन आपके निकल गए ज़्यादा नेगेटिव से, तो फिर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर आपका नेगेटिवली चार्ज निकल गए ज़्यादा तो फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। पर इस केस में आपका शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं होगा, आपको क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन निकलने चाहिए। ठीक है, तब आपको शॉर्टकी इफेक्ट होगा। एंड इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट कौन दिखाते हैं, जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। कल आपने रॉक सॉल्ट पढ़ा था, इसका आप कोऑर्डिनेशन देखो 6/6 आया था। ठीक है, सीजियम पढ़ा था 8/, ये सिमिलर रहेगा इसमें, दोनों हेलाइट्स हैं, दोनों एल्कलाइन मेटल के, नहीं एल्कली मेटल के, और 8:8 था। ठीक है, तो ये हायर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहे हैं, वही शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए साइज और मतलब इनमें भी आपस में डिफरेंस जो है कम होना चाहिए। ठीक है, कैटायन और एनायन के। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला दिखाएंगे। तो 2 बातें आपको यहाँ से याद रखनी थी कि डेंसिटी डिक्रीज होती है शॉर्टकी डिफेक्ट में, और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शॉर्टकी डिफेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्रैंकलिन डिफेक्ट की। अब फ्रैंकलिन डिफेक्ट को भी मुझे ना, मैं यहीं से समझाती हूँ क्योंकि ये वाला डायग्राम आपको, फ्रैंकलिन डिफेक्ट में ये होता है, ये आपका पूरा गांव था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे कोई एटम था, यहाँ पे कोई एटम था, ये क्या है, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बाहर ना जाके इस साइड पे आ जाते हैं, इसकी जो फ्री स्पेस है वहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, जब इस एरिया से कोई बाहर ही नहीं गया, वो अपने गांव के अंदर दूसरे एरिया में चला गया, मतलब गांव के अंदर ही है। ठीक है, तो जब अंदर है तो आप देखेंगे कि मास में तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, और वॉल्यूम तो वैसे ही इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसकी डेंसिटी पे फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब फ्रैंकलिन इफेक्ट की बात करेंगे तो डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, नो इम्पैक्ट, क्योंकि मास भी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। तो जब पूछा जाए कि डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो कौन सा डिफेक्ट है, तो फिर आपका फ्रैंकलिन इफेक्ट है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट दिखाने के लिए कोऑर्डिनेशन कम वाले दिखाते हैं। ठीक है, जिसका लो कोऑर्डिनेशन होता है, और साइज का डिफरेंस कैटायन और एनायन में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो दिखाएंगे, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, याद रख लेना इसको। ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी दिखाता है। अब डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये इंसुलेटर लिखा है, ये कंडक्टर लिखा है। ये ना पहले अगर कोई आपका ये जो क्रिस्टल था वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था, अब जैसे ही चार्ज इंटरस्टिशियल साइड पे आया तो चार्ज का मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इंसुलेटर कंडक्टर का काम करने लगता है। तो ये जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है इसी को हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज किस में होता है, तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट में, और डेंसिटी, और ये बस इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, आपके या तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है या मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। अगर आपका कोई क्रिस्टल है उसमें से अगर मेटल एक्स्ट्रा है एनाइन से, मतलब कैटाइन ज़्यादा है एनाइन से, तो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। बट अगर एनाइन ज़्यादा है कैटाइन से
तब आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि NaCl का ये अगर क्रिस्टल है आपका, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा एक क्रिस्टल है मान लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब हम इसको सोडियम वेपर में रखते हैं, इसको सोडियम वेपर में जब हम रखते हैं इस क्रिस्टल को, तो क्या होता है, सोडियम जो वेपर फॉर्म में होता है वो आयनाइज हो जाता है Na+ में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जैसे ही Na पॉजिटिव आयन होता है और क्रिस्टल में जो Cl नेगेटिव आयन होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, तो NaCl बन जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो जो Cl नेगेटिव निकला, वो जो खाली स्पेस था, मान लो यहाँ पे Cl नेगेटिव था, यहाँ पे जो खाली स्पेस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है। ठीक है, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसके अलावा अब आपने देखा कि जब सोडियम वेपर NaCl बन के निकला तो क्रिस्टल क्या होता है, येलो कलर का शो होता है। तो येलो कलर अगर ऐसा कुछ दिखा तो आपको पता कंफर्म हो जाएगा कि ये NaCl का क्रिस्टल था। अगर पिंक कलर दिखे आपको, लिथियम का वेपर दे दिया मान लीजिए, तो आपको पिंक कलर मिल गया, तो ये कंफर्म हो गया कि वो लिथियम का था। एंड KCl में वॉयलेट कलर मिलता है। ठीक है, ये कलर भी आप याद रख सकते हैं, बाकी NaCl का तो याद ही रखना। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, अब एक्सिस में मतलब मेटल एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस भी जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे जिंक Zn ऑक्साइड का आपका एक क्रिस्टल है, ठीक है, ZnO का क्रिस्टल है। अगर आप इस क्रिस्टल को हीट करते हैं तो Zn2+ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब Zn ऑक्सीजन तो भैया उड़ जाएगी, वेपर बन के उड़ गई। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn2+ आपका यहाँ पे बचा और इलेक्ट्रॉन बचा। तो भैया जब Cl निकल गया, एनाइन निकल गया, तो फिर कैटाइन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसीलिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं इसको। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं भाई, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये भी क्या है, इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर होगा। अगर सेमीकंडक्टर की तरह वर्क कर रहा हो तो कंडक्टर का काम करने लगता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट में क्या होता है, मान लो कोई FeO का क्रिस्टल था पूरा, ये FeO का क्रिस्टल है, एनाइन की जगह ऑक्सीजन है और कैटाइन की जगह Fe है। डेफिशिएंसी मतलब आपको क्या हुआ, क्रिस्टल में ऐसा डिफेक्ट आया कि आपके आयरन रिलीज हो गए, कैसे भी आयरन खत्म हो गए। तो आयरन मान लो Fe2+ भैया इस तरीके से था, मान लीजिए आपके 3 थे, ये एक मिनट वो, मान लीजिए आपके 3 Fe2+ आयन यहाँ से रिमूव हो गए क्रिस्टल से। तो इसमें क्या होता है कि मेटल ना जो अपने हायर चार्ज में होता है वो जनरेट कर लेता है, मेटल अपने आप को हायर चार्ज में कन्वर्ट कर लेता है। तो जब 3 यहाँ से निकले, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, तो उसको जनरेट करने के लिए Fe3+ में कितने चाहिए होंगे, 2 Fe3+ चाहिए होंगे। तो 2 यहाँ से मान लो 3 वैकेंसी गई, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, जो भी है 3 ले लिया आपने, तो 3 आपके 3 की जगह Fe2+ आ जाएगा और एक स्पेस खाली हो जाएगा। तो डेंसिटी तो इसमें भी डिक्रीज होती है मेटल डेफिशिएंसी में, क्योंकि मास तो इसमें डिक्रीज होगा ना चार्ज से। ठीक है, तो बाकी इसमें यहाँ पे लिखा है कैटाइल मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपने हायर चार्ज में आ जाता है। एक्वायर हायर कोऑर्डिनेशन स्टेट, A+ बिकम्स A पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये ज़्यादातर फ्लोरीन के ऑक्साइड और सल्फाइड दिखाते हैं, निकल ऑक्साइड भी इसमें दिखा सकता है। एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी, हल्का सा ध्यान रहेगा, वैसे इतने इशू भी नहीं है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी में क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई क्रिस्टल आधा गया ये नीचे यहाँ से, ठीक। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, अब जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल था, इसमें क्या होता है, कोई आयन इधर उधर नहीं जाता है, इसमें कोई अगर एक कैटायन निकल गया तो उसकी जगह किसी और मेटल को अगर डोपिंग करा दिया जाए, जो डाला जाता है उसको डोपिंग बोलते हैं, तो फिर इस इफेक्ट में हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्योंकि अभी तक तो इम्प्योरिटी नहीं थी ना, अभी तक तो अगर कुछ हो रहा था, या तो निकल रहा था, कोई जा रहा था, या फिर एक्सिस मेटल का मेटल वही रह रहा था, मेटल तो चेंज नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। आयनिक सॉलिड में इस तरीके का होता है। ठीक है, अब आप देखो कोवेलेंट में आप आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अब NaCl का किस में कन्वर्ट हो सकता है, SrCl2 में। ठीक है, टू मेंटेन अ चार्ज न्यूट्रलिटी व्हेन एडिंग इसको ऐड कर देंगे, और टू रिप्लेस अ, ठीक है, अब इतना मैंने समझा दिया। अब चलो हाँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं हम कोवेलेंट में। अभी तक तो वो आयनिक थे Na+ Cl नेगेटिव, बट कोवेलेंट की बात की जाए तो जब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो डिफेक्ट, पी ब्लॉक का अगर कोई आपका क्रिस्टल बना हुआ है तो वो डिफेक्ट दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पूरा ये सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन है, सब जगह सिलिकॉन है, ये आपका क्रिस्टल था, बट अब डिफेक्ट क्या क्रिएट हुआ, डोपिंग डिफेक्ट क्या क्रिएट हुआ, डोपिंग कराई मान लीजिए आपने। ये भैया 14 ग्रुप का एलिमेंट था, 14 के पास आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट आपने डोपिंग करा दी ग्रुप नंबर 13 की। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो सिलिकॉन इस तरीके से था, इसमें मैं एक बाहर निकाल के दिखा रही हूँ, ऐसे था,
दूसरे सिलिकॉन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा था, इसीलिए यहाँ पे एक के पास 8 दिखाए जा रहे हैं। तो अभी 8 मत सोचो, अभी आप पहले एक की बात करो। तो सिलिकॉन इस तरीके से था बीच में, मान लो यहाँ मैं सिलिकॉन की बात कर रही हूँ, इस वाले सिलिकॉन को, ऐसे था सिलिकॉन। अब वो रिमूव हो गया, अब उसकी जगह आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन ही लेके आएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होने के कारण अब ये वैकेंसी हो गई, तो इसको बोलते हैं होल, ठीक है। तो डोपिंग एल्यूमिनियम इनटू अ सिलिकॉन, ये डोपिंग करके दिखाया है। तो अब ये डोपिंग क्या होता है, ये मान लो ये होल बना हुआ था आपका, यहाँ पे ये होल बना हुआ था, तो इस होल को फिल करने के लिए ना एक दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, फिर उसकी जगह वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से ना मूवमेंट होने लगता है इलेक्ट्रॉन का। इसी वजह से इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज, चार्ज इसमें फ्लो होने लगता है तो कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है कि होल जनरेट होने से, अगर आपने ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 को मिक्स किया है तो होल जनरेट होता है, तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये रेडियो ट्रांजिस्टर में यूज़ किए जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिटेल में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट एन टाइप में, अगर मान लो जो सिलिकॉन था आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अगर हमने 15 का कोई आर्सेनिक है या फॉस्फोरस है कुछ भी मिक्स करा, तो यानी कि वो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आएगा, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आया है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या चार्ज फ्लो करता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री टू मूव। अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसको तो खुद वो तो फ्लो करता रहेगा ना, फ्री है मूव करने के लिए, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। उधर होल की वजह से हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट हुई है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और होल के कारण जनरेट हुई है तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ओहो, अब तो कोर्स आपका ये खत्म हो गया, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो